बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब बिन हासलिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। प्रॉपर्टी कचहरी जो है ये स्टेट सेफ मार्केटिंग की तरफ से एक फैमिली कॉमेडी शो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। जब ये हमने प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने प्यार हमें देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और हम दिन ब दिन इसमें बेहतरी ला रहे हैं और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो चलें आज का प्रॉपर्टी शो का आगाज़ करते हैं। यार शहबाज, पहले एक दूसरा होस्ट हुआ करता था, आज सर होस्टिंग कर रहे हैं। वो एक नमूना सा वामिक नाम का होस्ट था, कुछ लोग पसंद बहुत करते थे मगर मैं नहीं करता था। हाँ यार, वाकई वो धोते हुए बांदर मैंने भी नहीं नज़र आ रहा है, पता नहीं किधर चला गया है। तो सर आपको कुछ पता है तो आप बताएं, वो कहाँ गायब हो गया आज? देखो यार, वामिक बहुत अच्छा होस्ट था एंड आई रियली मिस हिम सो मच। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी उसकी ओपन हो गई है, छुट्टियों पे था, यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ थी, अब ओपन हो गई है तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली उसने। आया करेगा लेकिन लेट हो जाता है, तो शायद हफ्ते में 2-3 दिन आए, या अगर लेट ना हुआ जिस दिन, उस दिन आ जाया करेगा। सर था से के क्या मतलब, वो क्या फोत हो गए? कुछ शर्म करो यार, कैसी बात कर रहे हो, अल्लाह माफ़ करे। सर तुम छोड़ो उन गलों ने, शर्म तो छू कभी नहीं गुजरी। तुम मैंने ये दसो प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़ा सवाल हो जाए। मैं तो उनको ये पूछना है कि अगर आप देखें तो पिछले अरसे में ना बैरियर टाउन की वीडियो आई हुई थी, तो बैरियर टाउन के जो फार्म्स बिक रहे थे, ऐसे बिक रहे थे जैसे बकरा मंडी पे बकरे नहीं बिक रहे होते। बड़े बड़े लैंड क्रूज़र वाले और गाड़ियों वाले लोग आए हुए थे खरीदने। अब आप बता दें, आपकी इस बारे में क्या राय है, ये सही कर रहे थे? देखो शहबाज, मेरी राय आज भी वही है कि अगर प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी में ज़रा भी 19-20 हमें नज़र आएगी तो स्टेट सेफ मार्केटिंग वहाँ पे काम नहीं करेगी। हमारी तो एक पक्की पॉलिसी है। अब इसमें 2 फैक्टर्स हैं ना, एक तो पैसा जेब से लगाना, उसको डुबोना, और दूसरा चलो बिल्ड जो भी है ना, रियल एस्टेट वाला, प्रॉपर्टी वाला अपना पैसा वो कभी डूबने नहीं देता, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए क्लाइंट्स हैं उनका पैसा बर्बाद होता है। तो बड़ा सोच समझ के हम कदम जैसा उठाते हैं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसमें ज़रा भी झोल ना हो, 19-20 का भी फ़र्क ना हो। हम तो काम ही उस प्रॉपर्टी पे करते हैं, बिकॉज वी आर कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। हम बेसिकली कंसल्टेंट हैं, हम अपनी सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को। अब एक क्लाइंट है, उसको नहीं पता प्रॉपर्टी की मार्केट का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस बेचारे को सिर्फ प्लॉट पता है, ना उस चीज़ का पता है, ना कोई ज़मीन की स्टेटस का, ना क्लासिफिकेशन का, कुछ भी नहीं पता होता। तो वो हमारे पास सर्विसेज लेने आता है, तो हमने उसको अच्छी सर्विस देनी है, एनालिसिस करके अच्छी प्रॉपर्टी निकाल के देनी होती है। तो जिस प्रॉपर्टी में ज़रा भी हमें कोई गड़बड़ नजर आए, हम वहाँ से अवॉइड करते हैं। हालांकि जब बैरियर टाउन पेशावर अभी लॉन्च नहीं हुआ था तो कबल अस वक्त मेरा अपना यही इरादा था कि कम से कम हम इसमें प्लाटिनियम जो एक पैकेज है ना वो लेंगे। लेकिन फिर जब मैंने उस पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ईसा खेल बिरादरी के साथ ज़मीन का कोई झगड़ा चल रहा है, और इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई थी अलग से। तो अभी तक वो इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, हो सकता है कल को हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज भी ईसा खेल बरादरान से इनका ज़मीन के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, जो कि कल को जाके बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन कम हो या बढ़े, हम जो है ना ऐसी प्रॉपर्टी पे कभी भी काम नहीं करेंगे। सर ये जो आप बता रहे हैं ईसा खेल के कोई कौम है उनके साथ इसका झगड़ा चल रहा है, सर ये वही ईसा खेल भी तो नहीं है जो अतौला खान ईसा खेल वाले हैं, वो वाले तो नहीं है ये लोग जिनके साथ मलिक रियाज का झगड़ा चल रहा है अभी? शहबाज, पहली बात तो ये, अतौला के बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। मैं समझता हूँ कि मैं अतौला का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो खैर बिरादरी वही है ईसा खेल, और ये बिरादरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ईसा खेल सिर्फ मियाँ वाली के अंदर पाए जाते हैं। रावलपिंडी में भी हैं, पेशावर में भी हैं, कराची में भी ईसा खेल कौम है। तो वही ईसा खेल कौम वही है। सर आप मुझे समझ आ गई है कि आप बैरियर टाउन पेशावर में काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अतौला खान के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं और अतौला खान जो है ईसा खेल भी हैं, इसलिए आप पेशावर बैरियर टाउन पेशावर पे काम नहीं कर रहे अभी। यार शहबाज, अताउल्ला वो है ना जिसने एक गाना गाया था कि काश कोई लड़की मुझसे प्यार करती। लाख दी लानत तेरे मुँह पे ए भी लै, वो अतौले गाना कदन गाया, मैं तक तो सुने ही नहीं। अतौले का गाना नहीं, आमिर खान की मूवी होता एक गाना, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती है। अतौला तो गाना सुने है तू कभी? यार अताउल्ला वो नहीं जो गिटार से गाना बजा रहा था? और अतौला वो अजीत खान नहीं है, और अजीत सिंह है, अतौला खान नहीं है। तू लाख दी लानत। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से वो तारिक जमील का जो बयान सुन के वो उससे मुतासिर हो के एक तबलीगी जमात में गए थे, बड़ी बड़ी डारी थी, वही तो नहीं है कहीं? और उनका इंतकाल भी हो गया। अब
अल्लाह दे बंदिया जुनेद जमशेद आओ अतौला खान नहीं ते दिमाग का इलाज करा यार तू सारे को चंडा भी खानिया यार पहले तो सबसे कोई इसको टर्मिनेशन लेटर दे दे। अतौला के बारे में तुम नहीं जानते अतौला कौन है? अतौला खान ईसा खेलवी, लाखों लोगों की मोहब्बत और इंतहा की मोहब्बत करते हैं लोग अतौला खान ईसा खेलवी से, जैसा कि मैं खुद करता हूँ। और ये वाहिद वो सिंगर है जिसके गाने एवरग्रीन हैं। मतलब मैं कहूँ तो मेरी पैदाइश से पहले का अतौला खान गाने गा रहा है, लेकिन वो गाने आज भी एवरग्रीन है। और एक दफ़ा एक गाना सुनो तो दोबारा सुनने से बोर नहीं होता, 10 बार भी सुनने का दिल करता। और बड़ा दर्द है अतौला की आवाज़ में और वर्ड्स में, जो शायरी यूज़ की जाती है, बहुत दर्द है उसके अंदर। और एक ना उसमें हकीकत की भी एक झलक नज़र आती है कि जो माशरे में हो रहा है आजकल या होता आ रहा है, जो एक मोहब्बत की दास्तान चल रही है, सारी कुछ उसमें हकीकत में नज़र आ रही होती है। तो बेहतर ये है कि तुम अतौला खान को जान जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें नहीं जानूंगा कि तुम कौन हो। सर मानते हैं कि वाकई बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर होंगे, और भी लोग बहुत से फैन हैं, लेकिन एक गल तुम नोट की थी ट्रक वाले कुछ ज़्यादा ही इन्हों के फैन है ना। हर ट्रक के पिछे इन्होंने तस्वीर लगी होती है, इन्होंने तस्वीर ना लभना को बनवाना करना तौली तस्वीर बनवा देंगे पिछे, बाम पता ही ना हो तौला है कौन। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रक वाले गाने भी लाए होंगे तौले दे, इन्हों की तस्वीर स्पैशल तौर पर वड्डी जी पिछे लगाई होंगी ने अतौला खान ईसा खेलवी दी। यार देखो शहबाज, कहते हैं कि इमरान खान की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन अतौला खान को इमरान खान भी बीट नहीं कर सका। वह 2 पोर्ट्रेट जो दुनिया में बहुत ज़्यादा चले हैं, तस्वीरें जिनकी, एक सदर सदाम, अगर हम आज से 15-18 साल पहले जाएं तो तकरीबन हर घर में, हर ड्राइंग रूम में आपको सदर सदाम की तस्वीर मिलती थी। और दूसरा अतौला खान, तकरीबन हर ट्रक के पीछे उसकी तस्वीर है और हर घर में जो उसका चाहने वाला है उसकी तस्वीर लगा के उसने रखी हुई है। और ट्रक ड्राइवर तो मोस्टली बहुत ज़्यादा सुनते हैं अतौला को, और वाकई ही फ़ैन हैं जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं। इसके अलावा बाकी गाड़ियों वाले भी मैक्सिमम अतौला को ही सुन रहे होते हैं। आजकल फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं अतौला के। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अतौला वो होगा ना जिसके साथ हम दोनों ने बैठ के चाय पी थी, उसको चाय के लिए लेके गए थे, तो हमने ऑर्डर दिया था तो लस्सी आई थी, फिर हमने पानी भी पिया था, याद है? जा यार शक्ल वेखी अपनी, कबर तो लोटा पैरा होंदा है। वो ईसा खेलवी नहीं, अतौला खान ईसा खेलवी नहीं, अतौला रेड़ी वाला है जिन्होंने लैके बैठ रहे होता है। तू चाह ऑर्डर करके लस्सी मंगा के तो अपनी पानी पी के आ रहे चबले जाइए, ऑर्डर ही तू कोई नहीं की, चाह भूल गया हो तू, पानी पिवा के शुद्ध घर गाल छोड़े आई है। हाँ कहता तो सही, उसको पानी पिला के भेजा था। तो फिर वो जो पराठे मंगाए थे उसका क्या हुआ? तू मंगाया है, तू मैंने गल दस एक बार, मेरे को पैसे तू भराया है, पराठे लैके तू घर लग गया है, ना तू उन्होंने खवाया, ना मैंने खवाया, ना तू आप खा दिया है, ये चवल ही है। तो फिर नान किसने खाए थे? नान भी तू अपनी छापर भी पागल है गया, तू बोलना है। अच्छा, तभी मैं बोल रहा हूँ दूध पत्ती में चीनी कम थी। इधर दिमाग ख़राब हो गया सर। इस पे मुझे अतौला की बचपन की दास्तान याद आ गई, मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद है, उनके इंटरव्यू में बताया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार अतौला साहब बचपन के इश्क था उनका, बचपन में अगर बंटे खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ गली में, उनके दोस्त ने सारे बंटे उनसे जीत लिए, वो घर आए रोते रोते, अम्मी को शिकायत लगाई, तो अम्मी ने उन्हें एक बात समझाई थी। हैं ये तू अतौला की स्टोरी सुना रहा है? ये तो तू अपनी स्टोरी सुना रहा है। चबला मैं तेन पहले भी किया, अतौला के बारे चबला न मारो। जी सर, गलती हो गई मेरे तो, मैंने याद आया तो आपकी कहानी शुरू कर देती है। मैं दरअसल मैनू 2-3 गल्लां ही उन्होंने पता भी, उन्होंने बचपन में इश्क होया ही, बड़े हो उन्होंने दिल त्रोटिया ही, तो फिर वो सिंगर बन गया है। 3 गल्लां उन्होंने पता, मैंने इस तो इलावा उन्होंने गोली स्टोरी पता। तुसी ओहदे अतौला खान ईसा खेलवी दे बड़े फैन हो, तुसी दस दो दी असल स्टोरी। देखो अतौला की कहानी जो है ना, ये एक आज भी ढकी छुपी कहानी है। अतौला वाकई आशिक मिजाज तो है, लेकिन एक आशिक भी था और है। आज तक उसने ये राज फाश नहीं किया कि मोहब्बत उसको थी किससे, आज तक नहीं बताया। सिर्फ एक जगह पे कहीं उसने इतना जिक्र किया कि वो अब पाकिस्तान में नहीं है। तो वाकई अतौला एक अच्छा आशिक था जिसने इतनी राजदारी आज भी रखी हुई है, और अपनी जो भी महबूबा थी उनकी इज़्ज़त का अतौला को ख्याल है। डिस्क्लोज़ नहीं किया मामला उन्होंने। हाँ, मोहब्बत तो सबको नज़र आती है अतौला की, इंतहा की मोहब्बत की है, और शायद अभी भी करते हैं।
सर आपने तो इमोशनल कर दिया मुझे, वाकई उनको बड़ी मोहब्बत थी आपकी बातों से तो लग रहा है, इस वजह तो शायद उन्हें 5 शादियाँ की थी। तो सर आप बताएं क्या वाकई में 5 शादियाँ की थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है। अतौला ख़ान ने 5 शादियां ही की हैं। और देखो अब इसमें हमें क्या पता, मोहब्बत तो अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़। अब मैं नहीं इसमें पढ़ना चाह रहा। 5 शादियां तो की हैं, लेकिन हो सकता है जो मुखालिफ पार्टी हो उसी के इसरार पे पहली शादी की हो, तो मैं भी कुछ भी हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हाँ ये बात सच्ची है, शादियाँ 5 ही की हैं। यार अताउल्ला खान का मेरे को एक शेर याद आ गया है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इश्ते में कर लिया है, मैंने वफा चाहिए दी। लाखदी लाना तेरे मुँह, ये झर दोबारा ना करी। अच्छा सर, अगले दिन मेरे एक और नई वीडियो हाथ लगी है मेरे आज़ाद चाय वाला साहब की। उसमें वो बता रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि आप पाकिस्तान में आके अपना पैसा क्यों फंसाते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते रियल इस्टेट में। तो इस पर ज़रा आप बताएं, अपना तजिया पेश करें। यार एक तो ये आज़ाद चाय पराठा वाले से मैं बड़ा तंग हूँ। ओ मियाँ यार, इसको खाओ, अपने अंडे बेच ले, तू हमारी प्रॉपर्टी में तू मुदाखलत ना कर। पता है कुछ नहीं, बस अब ऐसे ही मशवरे देना शुरू हो जाता है। भाई अल्लाह के बंदे, मुझे ये बताओ तुम कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, जितने भी ओवरसीज़ हैं, 8 लाख हैं, 10 लाख हैं, वट एवर, उनमें से सिर्फ 5% इतने स्टेबल वहाँ पे होते हैं कि वहाँ पे अपनी वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, घर परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतना बजट उनका नहीं है कि वो उस मुल्क के में प्रॉपर्टी ख़रीद सके। अब लेट्स सपोज हम दुबई की ही बात कर लेते हैं। दुबई में एक जो है ना, नॉर्मल एक बंदे की इनकम जो है, जो मेजॉरिटी हमारी दुबई गई हुई है वो लेबर में जा रही है, मेजॉरिटी। अच्छा उनकी आप सैलरीज पूछें कितनी है, 1500 दरम, ओवर टाइम मिलाकर जी 1800 बन जाता है, किसी की 2000 दरम जी, ओवर टाइम लाइए तो फिर 2400 दरम बन जाता है। तो ये इतनी सैलरीज है। अब इस सैलरीज में ना यकीन मानो पाकिस्तान में आजकल एक फैमिली का ख़र्चा नहीं चलता। और ये चाय पराठे वाला उनको कह रहा है जी वहाँ पे दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदो। चलो अगर एक बंदे की सैलरी 3000 दरम है लेट्स सपोज, तो वो ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 लाख बन जाता है। 2-2.5 लाख में से कुछ वो सेविंग 30-40 हज़ार 50 हज़ार करके एक डाउन पेमेंट अदा करता है, फिर 10-15 हज़ार किस्त वो आसानी से पाकिस्तान में दे सकता है। तो उसको क्या ये चाय पराठे वाला मना कर रहा है? तो कहाँ से वो लेगा? या अगर कोई बहुत ही अच्छी जॉब है किसी की, या किसी का अपना थोड़ा बहुत बिजनेस भी है दुबई के अंदर, 30,000 वो सेव कर लेता है दरम, 30,000 दरम वो सेव करता है दुबई के अंदर। तो मैं दुबई को बड़ा डीपली जानता हूँ और दुबई की रोड्स क्या गलियों तक से मैं वाकिफ़ हूँ। तो इस पे मैं अभी कहूँ दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, ये जो 4 जगह हैं ये इकट्ठे हैं तकरीबन। यहाँ पे 30,000 दरम में वो बंदा एक वाशरूम भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, पहली चीज़। दूसरी, प्रॉपर्टी को छोड़ दें, वहाँ पे रेंट पे अगर कोई आपने चीज़ लेनी हो तो रेंट पे एक कमरा लेना एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जो वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, भले सैलरी अच्छी है। इतना महंगा रेंटल उसकी वैल्यू है। जब भी वहाँ पे लेनी हो बेड स्पेस लेनी पड़ती है, तो कैसे एक बंदा लेगा? चलें अब छोड़ें आप दुबई को, यूके चले जाएँ, लंदन चले जाएं। लंदन में प्लॉट का जो है ना कंसेप्ट है ही नहीं, वहाँ पे फ्लैट्स और घर ये बिकते हैं। अब फ्लैट अगर एक आप आम सा घर आम सा भी ख़रीदना चाहें तो वर्थ क्या चल रही है? कम अज़ कम 1 मिलियन पाउंड। कितना बन रहा है इसका अंदाज़ा? कोई 38 करोड़ शायद बन जाता है, 38 करोड़ तक ये बनता है। अच्छा अब 38 करोड़ किसके पास वहाँ स्पेयर पड़ा है? पहली बात तो ये, अगर वही बंदा 38 करोड़ पाकिस्तान के अंदर लगा ले तो आपको पता है वो 10 से 12 घर ख़रीद सकता है, जिनको उसको मंथली रेंटल वैल्यू 50,000 से 1 लाख के दरमियान मिलती है। वहाँ पे तो वो भी नहीं परचेज़ कर सकेगा। और जहाँ तक अब चले प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें हम ज़रा, दुनिया से बाहर हट के, पाकिस्तान से बाहर हट के बाकी दुनिया की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पिछले 10 साल से जो है ना दुबई की रियल इस्टेट मार्केट मरी हुई थी, बिल्कुल डेड थी, क्रैश, जैसे आजकल पाकिस्तान में चल रही है, इससे भी बदतर हालत थी दुबई की रियल इस्टेट की। लेकिन अब उसको फ़ायदा कहाँ से हुआ है? ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग चली है,
जब वहाँ जंग चली है तो ये रशिया और यूक्रेन के बड़े ताजर लोग और साथ में तुर्की, ये मूव हुआ है दुबई में, इन्होंने दुबई में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ है, तो दुबई की प्रॉपर्टी थोड़ी सी अप हुई है। लेकिन इस वक्त मैं लंदन में अगर देखूं, बल्कि पूरे यूरोप में देखूं, तो पूरा यूरोप मुतासर है। पूरे यूरोप की रियल एस्टेट इस वक्त डाउन पड़ी है, डेड पड़ी है इन जंगों की वजह से। तो ये कैसे फिर आज़ाद चाय पराठे वाला ये अजीब गरीब इनको मशवरे दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं जो शुरू में मैंने बात की कि 5% लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 5% भले करें। अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं यूके के अंदर, उनके 25-25 घर हैं और उन्होंने रेंट भी दिए हुए, कुछ भी वहाँ नहीं करते, बस रेंट उनका आता है और उसी पे वो सिस्टम चल रहा होता है। तो जो कर सकता है वो करे, लेकिन हमारी मेजॉरिटी जो है वो बेचारी हैंड टू माउथ है, ओवरसीज़ हो के भी हैंड टू माउथ है। कुछ लोग हैं जो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट पाकिस्तान ही करना है। अच्छा सर, मैंने एक सवाल था आपसे कि आप किस, बेसिकली आपका इलाका कौन सा, आप कहाँ से हैं? पीछे से पंजाब से, आप बता दें थोड़ा। हाँ शहबाज, ज़िला जेलम है मेरा और आगे एक गांव है, पंजाब से तल्लक है मेरा। क्यों, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर, वो वैसे ही थोड़े लहजे तो पता चल रहा है, तो ताइए तुसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को दाड़ा खड़क का बोलते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने इलाके पे फ़ख्र है और अपने ज़िला पे तो फ़ख्र है ही है, लेकिन अपना जो मेरा गांव है उस पर मुझे उससे भी ज़्यादा फ़ख्र है कि मेरा तल्लक वहाँ से है और मैं प्राउड करता हूँ। एक्चुअली जेलम इज़ द सिटी ऑफ वॉरियर्स, ये जंगजुओं का इलाका है। यहाँ पे जो है ना, माओ ने बहादुर ही पैदा की हैं, कभी कोई बुज़दिल पैदा नहीं किया, हमेशा दलेर ही पैदा हुए। और सिर्फ इंजीनियर मिर्ज़ा तो क्या, इसके अलावा तारीख़ भरी पड़ी है। मतलब ये जेलम के बारे में मशहूर है, यहाँ पे बच्चा पैदा करती है, होने वाला होता है, तो वो ये सोच रही होती है कब इसको मैं कर्नल पैदा करूँ या ब्रिगेडियर पैदा करूँ। मतलब इस तरह का ये हमारा इलाका है और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। जी सर, वो मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी है ना कि चाचा पोरस ने हराया था जेलम के मकाम पे ही ना अलेक्जेंडर द ग्रेट को। पहली जंग था जो हारा था अलेक्जेंडर, वो भी जेलम में। तो और इसके अलावा भी आप अपने अगर हिस्ट्री बताएं हमें, अपने इलाके की बता सके, अगर आपके पास टाइम हो तो बता दें। यार देखो, मैंने अपने इलाके मतलब ज़िला जेलम पे बोलना शुरू किया ना, तो इसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए, तब भी तारीफ़ तो खैर ख़त्म नहीं होगी, लेकिन 2 घंटे में मैं ये टॉपिक कवर कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई हम एक पॉडकास्ट कर लेंगे या नेक्स्ट कचहरी में किसी में, जिसमें हमारे पास वाफर टाइम हुआ तो ज़रूर हम अपने ज़िला को डिस्कस करेंगे। जी सर, जेहलम का इलाका तो जंगजुओं का इलाका होता है, तो फिर आप फ़ौज में क्यों नहीं गए? तो सर आप प्रॉपर्टी की फील्ड में क्यों आए हैं? और बेवकूफ़ आदमी, मैं जो है ना रिटायर्ड फ़ौजी हूँ। मैं जब पंजाब से यहाँ कराची आया था फ़ौज में ही आया था, अब मैं रिटायर्ड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब फ़ौजी, मेरे दादा अबू फ़ौजी, मेरे बड़ा भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे वो फ़ौजी, मतलब मेरे कज़न्स चाचू के बेटे वो फ़ौजी अब रिटायर्ड हो के वो भी अपने अपने कारोबार या कोई और जॉब वगैरह कर रहे हैं। मेरा जो ननिहाल है मामू फ़ौजी और पूरा ख़ानदान ही फ़ौजी है हमारा। तो मैं ख़ुद फ़ौज में आया था लेकिन रिटायर्ड हो गया हूँ, उसके बाद अब प्रॉपर्टी फील्ड में आया हूँ और प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। यार शहबाज, काफ़ी देर हो गई है यार, खाना वाना अभी तक नहीं आया। तो अंधारे वेला ना भूख ही खांदी रहती है, तो मैं चुप हो जा, मैं सवाल करने सर को नॉलेज सवाल कोई करा दो। सर मेरा आपका प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक सवाल है मेरा आपसे कि रजिस्ट्री और अलॉटमेंट में क्या फ़र्क है और ज़्यादातर ये लोग रजिस्ट्री को क्यों प्रेफर करते हैं, ज़रा बताएं। मिसकंसेप्शन, टोटली मिसकंसेप्शन। अब लोग ये समझते हैं कि रजिस्ट्री जो है ना ये बड़ा एक अथेंटिक तरीका है और रजिस्ट्री कराने से वो फ्रॉड के ज़ुमरे में नहीं आ गए या उनके साथ फ्रॉड नहीं किया जाएगा। बस ये एक मिथ बनी हुई है, ये एक मिसकंसेप्शन है। हालांकि क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो हमसे भी डिमांड कर रहे होते हैं कि नहीं जी सानू तो रजिस्ट्री चाहिए है। अब देखो जितनी सोसाइटियाँ काम कर रही हैं ना, उनमें बड़ी सोसाइटियाँ भी, बैरियर टाउन, DHA सिटी, फैसल हिल्स या सिल्वर सिटी या 7 वंडर सिटी या नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, गुलमोर सिटी, ये जितनी भी सोसाइटियाँ चल रही हैं ये अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को अलॉटमेंट देती हैं। एक्चुअल में रजिस्ट्री और अलॉटमेंट जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अलॉटमेंट रजिस्ट्री भी बेसिकली आपकी मलकियत को शो करती है और अलॉटमेंट भी आपकी मलकियत को शो करती है कि ये प्लाट का मालिक ये है। अच्छा, अलॉटमेंट जो है वो अब सोसाइटी दे रही है तो अलॉटमेंट का तरीका थोड़ा सा महफूज है, लेकिन बशर्ते के बिल्डर जो है वो फ्रॉडिया ना हो। तो अलॉटमेंट आपकी एक मजबूत काम है।
अच्छा, इसी तरह रजिस्ट्री को भी मजबूत काम माना जाता है, लेकिन फ्रॉड रजिस्ट्री में भी हो जाता है। खसरा नंबर में फ़्रॉड हो सकता है, इंतकाल में फ़्रॉड हो सकता है, किसी तरह से भी फ्रॉड हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्री कराएंगे तो वो ठप्पा लगा होगा, रजिस्ट्री में भी फ्रॉड होगा। तो अलॉटमेंट और रजिस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें हैं। लेकिन अगर तो कोई सोसाइटी देगी तो वो अलॉटमेंट देगी, वो आपको रजिस्ट्री नहीं देगी। हाँ, अगर किसी सोसाइटी से बाहर की आप लोकल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो फिर मैं भी प्रेफर करता हूँ कि सिर्फ आप इंतकाल या सिर्फ स्टाम्प पेपर पे इक्तफा ना करें, फिर आप रजिस्ट्री लाजमी करवाएं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी का इल्म नहीं है तो उसका सबसे बेहतर मशवरा ये है कि किसी अच्छी रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी की सर्विसेज ले लें, जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग बड़ी अच्छी सर्विसेज अपनी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रही है। इससे कम अज़ कम आप फ्रॉड से बच जाते हैं। यार शहबाज, वैसे आज प्रॉपर्टी कचहरी बहुत अच्छी बन रही है, आज वामिक नहीं है ना होस्ट, इस वजह से। तू बकवास बंद कर, होस्ट नहीं है तो क्या हो गया, जा पर आवाज चिबिया गड़िया मैं अपने तू हालत देखी है, तेरे मुंह च लफ्ज नहीं निकल रहा। चलो होस्टिंग तो एटलीस्ट करता आना। ओ तू हर जगह शहबाज ये देख, खाना मंगाए, पानी मंगाए, बोला तुझसे जाता नहीं है। आया बड़ा वामिक नहीं है तो रोस्टिंग शो बड़ा अच्छा बन रहा है। वामिक जैसा होस्ट तो दिन में लाइट लेके घूमने से भी नहीं मिलता। तू क्या बात करता है यार। अच्छा, इतना ज़्यादा चिट्टा है? अबे चिट्टे की बात नहीं है, मैंने उसकी स्किल्स की बात की, कितना कारामद बंदा है, कितना काम का बंदा है। पर तू एक ऐसी खच दी खच भर्ती की थी जिनेडी नहीं बोल रहा। तू अभी 2 मिनट बकवास बंद कर। चीनी तो पा दे यार। चीनी तू चाह पी चुप करके, मैंने सवाल करने था प्रॉपर्टी रिलेटेड, तू खच्चे ही मारता रहेगा। अच्छा सर, प्रॉपर्टी रिलेटेड मेरा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया मेरे ध्यान में, अभी बैठे बैठे आया, आइंस्टाइन बन गया हूँ मैं। सर ये कराची टूल प्लाजा टू हैदराबाद टूल प्लाजा, जितनी भी सोसाइटीज़ आप देख लें, काफ़ी सारी सैकड़ों सोसाइटीज़ हैं दोनों तरफ रोड के, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 वंडर सिटी फेज़ 1 कराची ने ही लीज़ क्यों दी है? इसका इन्होंने कैसे लीज़ दे दिया, मुझे ये नहीं समझ आ रही। शहबाज, सवाल बड़ा अच्छा है तुम्हारा, लेकिन है बड़ा तल्ख कि कराची टूल प्लाजा टू हैदराबाद टूल प्लाजा वाकई कोई सोसाइटी आज तक लीज़ नहीं दे पाई, सिवाय 7 वंडर सिटी फेज़ 1 जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, इन्होंने लीज़ दे दी है। तो कैसे दे दी है? अच्छा, अब सबसे पहले तुमने खुद ही बैरियर टाउन का जिक्र किया, तो बैरियर टाउन की ज़मीन के बारे में तुम जानते हो कितने इश्यूज़ हैं, कितने मसले मसाइल हैं। पिछले दिनों भी बैरियर टाउन पे हमला हुआ था और ठीक ठाक तोड़ फोड़ हुई है। किस तरह ज़मीनों पे कब्ज़े किए गए, किस तरह ज़मीनें हथियाई गई, काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं वहाँ पे बैरियर टाउन के अंदर, जिसकी वजह से वो लीज़ पे नहीं जा पा रहा। अच्छा, ज़्यादा फिर उसमें शमलात ज़मीनें भी हैं और सरकारी अराजियाँ भी हैं और गरीब आवाम से कब्ज़ा किया गया और काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो खैर सर, इस पे तो आप पे भी एक लाइन फिट होती है, मैं जो बोलना नहीं चाहता, लोटा। सर आप भी लोटा भरे हुए। अब थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप जिस प्रॉपर्टी मसला हो आप उस पर काम ही नहीं करते, अभी आप कह रहे हैं आपने बैरियर टाउन पे काम किया। अब ये बता दें आपने इस पे काम क्यों किया, आपको जबकि पता था कि इसकी ज़मीन में मसला है। ओ बेवकूफ़ आदमी, मैंने ज़िंदगी में बैरियर टाउन पे काम नहीं किया। बैरियर टाउन कराची फेज़ 1 है, फेज़ 2 भी लॉन्च हो गया है। मैंने बैरियर टाउन कराची में काम नहीं किया। कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि मैंने एक सिंगल 1 प्लॉट बेचा हो बैरियर टाउन कराची में, नहीं बेचा, मैंने नहीं काम किया। उस वक्त भी मेरी यही जिद थी। हाँ, फार्म की ट्रेडिंग पे मैंने ज़रूर काम किया। जब फार्म्स इसके रिलीज़ हुए थे, ट्रेडिंग हो रही थी, फार्म की ट्रेडिंग तक मैंने काम किया था। उसके बाद प्लॉट जो है ना, वो मैं किसी को मैंने सेल नहीं किया, सिंगल 1। बैरियर टाउन में काम जो हमने किया है वो जस्ट कंस्ट्रक्शन का किया है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हमने किया है, विलास बनाए हैं, विलास सेल किए हैं, लोगों को विलास बना के दिए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो काम किया है। प्रॉपर्टी सेल परचेज हमने नहीं किया और ना हम करेंगे। ये तो हमारा जो है ना पक्की एक ज़िद है कि जिस प्रॉपर्टी में 19-20 होगी उसमें हम काम नहीं करेंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम था, प्रॉपर्टी का काम नहीं था। अब अगर हम 7 वंडर सिटी फेज़ 1 की बात करें, एक तो 7 वंडर सिटी फेज़ 1 का जो है ना इंतहाई अथेंटिक काम करता है, ज़मीन का उसका कोई मसला नहीं है, बिल्कुल क्लियर ज़मीन है। अच्छा, फिर लैंडलॉर्ड की पेमेंट जो बकाया हो ना तो फिर भी इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उनकी क्लियर हो चुकी है, अटारनी वगैरह सब हो गया था। तीसरी जो बात है, NOCs वगैरह सारी क्लियर है, जो गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन है उन पे वो पूरा उतरते हैं। और सबसे बड़ी बात फिर लीज़ के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है कि वहाँ पे कम से कम कुछ आबादी होनी चाहिए, फिर आप लीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो GFS बिल्डर्स ने फिर अपने बिहाफ पे वहाँ पे कुछ विलास बनाए हैं, बिल्कुल स्टार्ट में है। 7 वंडर सिटी फेज़ 1 के बिल्कुल स्टार्ट में कुछ विलास बने हुए हैं, जिनको
अभी ये किस्तों पे सेल कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे सेल कर रहे हैं बने बनाए विलास। तो उससे दो फ़ायदे हुए, एक तो वहाँ पे कुछ आबादी शो हो गई तो उसकी ब्याह पे प्रोजेक्ट को लीज मिल गई, और दूसरा फिर वो विलास अब बिक रहे हैं। बल्कि हम खुद भी उसका काम, विलास का काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये मेन वजूहत हैं जिसकी वजह से 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 ने बहुत टाइम पे लीज़ दे दी है। हालांकि पूरी M9 मोटरवे, कराची टोल प्लाज़ा टू हैदराबाद टोल प्लाज़ा कोई लीज़ नहीं दे पाया, लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट जिसने लीज़ दी है, और ये उसकी खुसूसियात हैं जो मैंने चंद बयान कर दी हैं। जी जी सर, आप सही कह रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ना इधर जहाँ आबादी हो, आबादी वाले इलाके में, जैसे कि कराची के अंदर चाहिए हमें घर या प्लॉट, तो यहाँ पे तो सारे करोड़ों के हिसाब से हैं, तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आप ही उनके लिए कोई बता दें, कोई आपके पास पैकेज हो तो। देखो तैयब, असल में हमारी आवाम इस चीज़ को समझती नहीं है। जब भी यहाँ पे कोई क्यूरी लेके आता है ना हमारे पास कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, अब प्रॉपर्टी के लिए हम पहले सबसे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है, फौरी घर बनाना है, या किस तरह का चाहिए। तो खुल के क्लाइंट अपना जिक्र नहीं कर पाता, फिर हम अपने हिसाब से उसको सजेस्ट करते हैं, जी वो गुलमोहर सिटी है वहाँ पे ले लें, या फिर इधर 7 वंडर सिटी है वहाँ पे ले लें, या फिर अब्दुल्ला विलेज है वहाँ पे ले लें। विज़िट भी कराया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। तो फिर उनका लॉजिक आ जाता है, जी नहीं ये तो बहुत दूर है, 7 वंडर सिटी बहुत दूर है, गुलमोहर सिटी बहुत दूर है। अच्छा, जब दूर है तो फिर हम उनको करीब लेके आते हैं कि ठीक है, करीब भी हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, 7 वंडर्स इनक्लेव GFS के बिल्डर का प्रोजेक्ट है, ये ले लें। अब ये तो शहर के अंदर आ रहा है, टूल प्लाजा के अंदर है, गडाफ टाउन में है, सब्ज़ी मंडी जो है, न्यू सब्ज़ी मंडी कराची उससे चंद मिनट की दूरी है, वहाँ पे है, और साथ में आबादी भी है, बाकी बुनियादी सहूलियात, बिजली पानी गैस सब मौजूद है, आबादी के बीच में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अब जब उसका पेमेंट प्लान उसके सामने रखते हैं, इस वक्त 55 लाख का प्लाट चल रहा है 7 वंडर्स इनक्लेव में, 120 गज़ का, जिसके अंदर कोई 5.5 लाख डाउन पेमेंट है और 50,000 एक माहाना किस्त है। तो ये फिर कहते हैं जी अब ये हमारे बजट से बाहर चला गया है। तो जब बजट से बाहर चला गया है तो इसका फिर हमारे पास क्या हल है? कोई हल नहीं है। यहाँ तो फिर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इतना बजट बनाएं कि आपको शहर के अंदर दे सकें, या फिर अपने बजट के मुताबिक आपको जहाँ प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप ले लें। देखिए, आज प्रॉपर्टी शहर से बाहर है, कल नहीं होगी। अगर एक बंदा अभी डिमांड करता है जी मुझे स्कीम 33 में प्लॉट चाहिए इंस्टॉलमेंट पे और मेरा बजट भी टोटल 20 लाख का है, तो अब नहीं मिलेगा। अगर हम 6 साल पीछे चले जाएं तो 14 लाख में भी स्कीम 33 में इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट सेल हुआ है, 14 लाख, 20 लाख तो फिर भी ज़्यादा है, 14 लाख में अब वो 1 करोड़ की वर्थ रखता है नेट कैश पे। अगर हम गुलशन मेमार में चले जाएं तो कुछ साल पहले, 4-5-6 साल पहले 2,50,000 का इंस्टॉलमेंट पे प्लाट मैंने खुद बेचा है मेमार के अंदर, लेकिन अभी एक एवरेज प्लाट वहाँ पे 45-50 लाख का बिक रहा है। तो जब मेमार में हम प्रॉपर्टी बेचते थे, मैं ये आपको बात बताऊँ, कोई 2014, 13, 15 ये उस वक्त की मेमार के अंदर हमारे पास जो सोसाइटियाँ थी हम डील कर रहे थे, उस वक्त भी लोगों का यही मसला था, नहीं जी मेमार तो दूर है, वो जंगल है, वो तो बाहर है, इतना दूर है, इतना टाइम लगता है, काफ़ी सारे मसले थे, हमें तो आपने अगर देना है तो स्कीम 33 में दें। अच्छा, स्कीम 33 का बजट नहीं बनता था, मेमार दूर लगता था, लेकिन अब इनको मेमार नज़दीक लगता है, गुलमोहर सिटी दूर लगता है, लेकिन कल को गुलमोहर सिटी नज़दीक लगना है, उससे अगला प्रोजेक्ट दूर लगना है। तो आबादी जो है ना वो स्पीड के साथ बढ़ती है, और कराची की तो आबादी वैसे ही 3.5 करोड़ है, बड़ी स्पीडली बढ़ रही है, हर साल जो है ना ठीक ठाक आबादी आगे मूव हो चुकी होती है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, इस चीज़ पे फोकस करें। भले शहर से बाहर है लेकिन आपके बजट में तो आ रही है, आज नहीं तो कल शहर के अंदर आ जाएगी। आज लाखों में इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद रहे हैं, कल करोड़ों में नेट कैश पे आप बेचेंगे। ऑथेंटिक प्रॉपर्टी है, बस मसला हल है, आपके बजट में आ रही है, शहर से थोड़ा सा बाहर है, कोई इशू नहीं है, उसको परचेज़ करें आप। तो मेन ये तैयब लॉजिक है और मेन ये पॉइंट है। ठीक है सर, समझ आ गई मेरे को सारा माजरा क्या है असल में। तो सर ये तो सब होता ही रहेगा, यहाँ तो ये सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल है, चलता रहता है। तो आप एक प्यारा सा शेर सुना दें। हाँ तैयब सुनो शेर। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, मुकम्मल 2 ही दानों पे ये तस्बीह मोहब्बत है,
जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। और मुतय्यन वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, और मुतय्यन वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का, अदा जिनकी गुज़र जाए कज़ा भी छूट जाती है। और मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपे, और मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपे, इससे तकने उससे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नज़र किए शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। सर शेर सुना दिया है यूजुअल, आप एक खूबसूरत सी नसीहत भी कर देते तो मज़ा आ जाता है। खूबसूरत सी नसीहत कर दें हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए। जी तो शबाज़, तुम्हें पता है कि जब भी मैं कोई नसीहत सुनाता हूँ तो एक वाक़े के साथ सुनाता हूँ। तो आज का वाक़या ये है कि एक जंगल में शेर था और काफ़ी टाइम से भूखा था। उसको कहीं पे एक खरगोश नज़र आया, तो वो खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गया। खैर इधर से उधर, उधर से उधर। शायद आपने अगर किसी ने खरगोश का शिकार देखा हो तो कभी इधर खरगोश भागता है, कभी इधर भागता है, तो काफ़ी चक्कर लगते हैं। तो शेर पीछे, खरगोश आगे, काफ़ी देर भागते रहे। एंड पे खरगोश को एक ना बिल नज़र आया, वो उसके अंदर छुप कर घुस के छुप गया। अच्छा, शेर भी हाँप रहा है, खरगोश भी हाँप रहा है। तो शेर ने कहा कि एक सवाल मैंने तुमसे करना है, खरगोश से बाहर खड़े होके, उसका जवाब मुझे दे दो। तो खरगोश ने कहा हाँ जी बिल्कुल सवाल करें आप, क्यों। और बड़ा ना अकड़ के कहा, क्योंकि जो ना जीत की खुशी और जीत का नशा ही बड़ा अजीब है। तो इस वक्त खरगोश जीता हुआ था। तो शेर ने जनाब सवाल किया कि ना तुम्हारा पंजा मुझसे बड़ा है, ना तुम्हारा पंजा मुझसे मजबूत है, ना तुम मुझसे ताकतवर हो, ना मुझसे जान में ज़्यादा हो, तो तुम मुझसे जीत कैसे गए। तो खरगोश ने इसमें बड़ी ना एक खूबसूरत बात की कि तुम जो मेरे पीछे दौड़ रहे थे ना, तुम जस्ट एक खेल खेल रहे थे। हालांकि तुम्हें भी पता है कि मैं इतना सा खरगोश, तू इतना बड़ा शेर, इतने से गोश्त से तुम्हारा पेट भरना नहीं है। लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी और मौत की बाजी लगी हुई थी, और मैं उस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था, मैं खेल नहीं रहा था। तो इस नसीहत को अगर हम समझें तो ये नसीहत मेरी, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उसके लिए है, जो नए नए कारोबार में आते हैं और कारोबार करना शुरू करते हैं। मुस्तकिल मिजाजी उनके अंदर नहीं होती और बड़ा लाइटली उस चीज़ को लेके शुरू करते हैं और लाइटली काम कर रहे होते हैं, मेहनत नहीं कर रहे होते, और कुछ ही अरसे बाद फेड अप होके वो काम छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। ये नसीहत उनके लिए है कि जब भी कोई आपने काम शुरू करना है ना, तो अपना एक टारगेट पे फोकस करना, अपने एक टारगेट रखना, अपना एक गोल सेट करना है, और उस गोल को अपने सर के ऊपर इतना सवार कर लेना है, इतना हावी आपने करना है कि वो आपको चैन से सोने ना दे। जब भी देखें आप नॉर्मल ज़िंदगी में सोने की कोशिश करें तो कितना आप टेंस होते हैं, उस वक्त आपको नींद नहीं आ रही होती। लेकिन जब गोल सेट करें तो बस सेट किया हुआ है, टेंशन कुछ भी नहीं है। हावी भी करना है उस गोल को अपने ऊपर, इतना हावी करना है कि वो आपको चैन से सोने ना दे। जब वो गोल टारगेट आपको सोने नहीं देगा ना, आप की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश बना देगा, तो इंशाल्लाह जीत आपकी यकीनी होगी। तो ये था आज का प्रॉपर्टी कचहरी शो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक और टिकटॉक पर हमें फॉलो करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।